हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नवी क्लासेस। नवी क्लासेस में आपका स्वागत है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल ऑफ यू। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट के चलिए। कि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट के चलिए, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। तो इसी अच्छे से विचार के साथ हम यूनिट 17 जो है अपनी वो डिस्कस करेंगे। और यूनिट 17 का टाइटल है फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था शब्द से के बारे में सही कथन आपको बताना है कि इनमें से क्या है। तीन विकल्प। फर्स्ट विकल्प है आपका ऑप्शन ए, इट डिनोट्स द ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। यह आर्थिक प्रणाली के संचालन और प्रबंधन को दर्शाता है। ऑप्शन बी इज इट रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी इज इट डील्स विद कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल टेरिटरी। कि यह भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उपभोग, निवेश, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित है। ऑप्शन डी सेज दैट ऑप्शन ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। तो आपका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन डी ही है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी कथन आपको दिए गए हैं इकोनॉमी से संबंधित, ये सभी जो है वो सही हैं। और इकोनॉमी जो है ये जो भी एक्टिविटीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होती हैं बाकी कंट्रीज के साथ, उनके साथ भी डील करती है। यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो बाकी दुनिया के साथ निर्यात और आयात से संबंधित गतिविधियों से भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गिव्स। आपको बताना है कि अगर राष्ट्रीय आय जो है उसको किसी भी देश की पूरी जो जनसंख्या है उससे विभाजित करेंगे तो क्या मिलता है। ऑप्शन ए, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन बी इज जीडीपी। ऑप्शन सी इज नेशनल इनकम इटसेल्फ, कि राष्ट्रीय आय ही मिलेगी। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी जो है ए बी सी वो जवाब सही नहीं है। तो आपका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का क्या फॉर्मूला होता है कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर। कि मध्यवर्ती जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वे वस्तुएं और सेवाएं निम्नलिखित हैं। क्या ऑप्शन ए, कंज्यूम्ड डायरेक्टली एंड यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कि वो जो है उनका सीधा उपयोग किया जाता है और आगे के उत्पादन के लिए भी उनका उपयोग होता है। ऑप्शन बी इज नॉट कंज्यूम्ड डायरेक्टली बट यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कि उनका जो है वो सीधे तरीके से मतलब डायरेक्टली उनका यूज नहीं किया जाता, लेकिन फर्दर प्रोडक्शन के लिए, आगे उत्पादन के लिए उसका उपयोग होता है। ऑप्शन सी कहता है कि कंज्यूम्ड डायरेक्टली बट नॉट यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कि उनको सीधे हम उनका उपभोग कर लेते हैं लेकिन फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फ्यूचर के लिए उनको नहीं रखते। ऑप्शन डी इज नीदर कंज्यूम्ड डायरेक्टली नॉट यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कि ना तो उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं और ना ही फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी, कि जो इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, बल्कि उनको किस लिए रखा जाता है कि फर्दर जो प्रोडक्शन होगा फ्यूचर में उसके लिए वो यूजफुल साबित होती हैं, तो उनके लिए मतलब उस प्रोडक्शन के लिए उनको यूज किया जाता है। Question number 4 is, which among the following statement is not correct regarding the gross domestic product GDP। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है कि सही नहीं है। चार विकल्प आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री, कि यह जो है वो अर्थव्यवस्था के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उत्पादित अंतिम खाद्य पदार्थों और सेवाओं की कुल राशि होती है। ऑप्शन बी इज इट डज नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, कि इसमें मध्यवर्ती माल और सेवाएं शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इज इट इंक्लूड्स सेकंड हैंड सेल्स, कि इसमें सेकंड हैंड सेल्स जो है वो शामिल होती हैं। ऑप्शन डी इज इट इज अ चेंज ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड अर्लियर, कि इसमें जो है वो जो भी पहले से निर्मित वस्तुएं हैं उनके स्वामित्व का परिवर्तन होता है इसमें। तो आपको सही विकल्प ये चुनना था कि जीडीपी के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन सी,
कि इसमें सेकंड हैंड सेल्स जो है वो इंक्लूडेड होती है, ये बात कतई सही नहीं है। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था कि जो जीडीपी है, जीडीपी में वो शामिल नहीं होती, क्योंकि यह उत्पादन को प्रतिबिंबित नहीं करता है, मतलब कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, प्रोडक्शन को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। बाकी जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए, बी एंड डी, वो इसके फेवर में स्टेटमेंट्स थी, वो इसके रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट थी, और फॉल्स स्टेटमेंट जो थी वो थी ये कि ये सेकंड हैंड सेल्स इंक्लूड करता है। तो ये सेकंड हैंड सेल इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि ये जो है जीडीपी जो है वो प्रोडक्शन को, उत्पादन को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5 इज एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग ऑल आर डैश एक्टिविटीज। इसमें आपको बताना है कि जो कृषि है, मछली पकड़ना, वानिकी, लॉगिंग, ये सभी जो है ये किस प्रकार की गतिविधियां हैं। ऑप्शन ए इज प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि प्राथमिक गतिविधियां, ऑप्शन बी सेकेंडरी एक्टिविटीज माध्यमिक गतिविधियां, ऑप्शन सी टर्शरी एक्टिविटीज तृतीयक गतिविधियां, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो इसका वो है आपका ऑप्शन ए प्राइमरी एक्टिविटीज, क्योंकि ये जो है ये रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं सभी इंडस्ट्रीज को, तो दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी। इसमें आपको बताना है कि तृतीय क्षेत्र की गतिविधि इनमें से कौन सी नहीं है। 4 विकल्प हैं आपके पास। ऑप्शन ए इज ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, ऑप्शन बी इज कम्युनिकेशन यानी संचार, ऑप्शन सी इज कंस्ट्रक्शन, निर्माण, या ऑप्शन डी स्टोरेज यानी कि भंडारण, वस्तुओं का भंडारण। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज को सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज या सर्विस एक्टिविटीज भी कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, स्टोरेज आता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है ये नहीं आता, क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज what among the following is or are the mode of transfer of funds from the center to the states। कि केंद्र से राज्यों को धन हस्तांतरित करने की विधि इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए है कि द सेंटर कलेक्ट्स सर्टेन टैक्स एंड एलोकेट्स अ शेयर ऑफ टैक्स प्रोसीड्स टू द स्टेट्स। कि केंद्र सरकार जो है वो कुछ करों को, कुछ टैक्सेस को वो एकत्रित करती है और राज्यों को उस कर का एक हिस्सा जो है वो आवंटित करती है। ऑप्शन बी कहता है कि द ग्रांट्स एंड लोन्स एक्सटेंडेड टू द स्टेट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्लान्स। कि जो विकास योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को जो है अनुदान और ऋण दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द ग्रांट्स गिवन बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज टू द काउंटर पार्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स। कि केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों में उनके समकक्षों के लिए अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन डी इज ऑल द अबव आर करेक्ट। कि ऑप्शन ए, बी और सही सी जो है वो सही, सभी जो है वो मोड फंड ट्रांसफर करने के सभी जो है एक तरीके हैं। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी ही है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन सभी तरीकों को जो है अप्लाई करती है स्टेट गवर्नमेंट्स तक फंड पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स इज जीरो। इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में जो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होती है। 4 विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन ए इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी इज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मौसमी जो इसमें है आपकी अनैच्छिक बेरोजगारी, ऑप्शन डी इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट संरचनात्मक बेरोजगारी। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है उसमें जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो जीरो होती है। कि किसी व्यक्ति को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कब कहा जाता है कि यदि कुल उत्पादन में उसका योगदान जो है वो शून्य हो। कि अगर उसको उस काम से आप हटा भी दोगे तो उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आती है, मतलब कि वो वैसे ही एंगेज्ड होता है उस काम में। तो ये होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें आपको बताना है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन का चरण इनमें से कौन सा है।
ऑप्शन ए इज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, कि उच्च जन्म स्तर और उच्च मृत्यु दर। ऑप्शन बी इज हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, उच्च जन्म स्तर परंतु कम मृत्यु दर। ऑप्शन सी इज लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, कि कम जन्म स्तर जो है वो कम हो और मृत्यु स्तर जो है वो अधिक हो। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव, कि उपरोक्त जो है वो सभी सही हैं। तो आपका सही जवाब भी ऑप्शन डी ही है, क्योंकि ये सभी जो थी ए बी सी वो सभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सभी जो हैं ये स्टेजेस हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन नेशनल्स both within the country and residing abroad minus the amount of depreciation during the production process is। इसमें आपका बताना है कि भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल जो है वो टोटल जो है उसमें से अगर आप उत्पादन क्रिया के दौरान मूल्यह्रास की मात्रा को माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या बचेगा। ऑप्शन ए नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी इज निजी आय, प्राइवेट इनकम। ऑप्शन सी इज व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। या ऑप्शन ए बी सी ऑल आर इनकरेक्ट, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी के नाम से भी जाना जाता है, कि इसमें जो है वो क्या क्या शामिल होता है, मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ, सभी चीजें जो है इसमें शामिल होती हैं। तो आपको याद रखना है कि नेशनल इनकम क्या होगी, कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं इंडियन नेशनल्स ने प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो देश के अंदर रहकर या देश से बाहर, उनमें से जो है डेप्रिसिएशन अमाउंट को माइनस करके जो वैल्यू निकलेगी वो होगी नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 11 इज पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, कि जो आपको कथन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट इज अ मच ब्रॉडर टर्म देन ग्रोथ, कि विकास जो है वो वृद्धि की तुलना में बहुत व्यापक शब्द है। ऑप्शन बी इज ग्रोथ इंप्लाइज इंक्रीज इन जीडीपी, कि विकास का अर्थ है जीडीपी में वृद्धि होना। ऑप्शन सी इज विकास जो है डेवलपमेंट जो है इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज लिटरेसी, इक्वालिटी, हेल्थ एंड सैनिटेशन, कि विकास